1971 की लड़ाई, देखिए, वो सिर्फ जमीन या आसमान तक ही सीमित नहीं थी। नहीं, असली जंग तो समंदर की गहराइयों में भी लड़ी जा रही थी। और वहीं छिपा है एक ऐसा राज, एक ऐसी कहानी जो आज भी इतने सालों बाद भी बड़े बड़े इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर देती है। तो आज हम इसी सवाल के तह तक जाने की कोशिश करेंगे। सोचिए जरा, पाकिस्तान की सबसे ताकतवर पनडुब्बी और उस पर सवार 93 लोग, आखिर वो कैसे बिना कोई सुराग छोड़े समंदर की गहराइयों में हमेशा के लिए खो गईं? कहानी शुरू होती है 4 दिसंबर 1971 की आधी रात को। भारत के विशाखापट्टनम तट के पास अचानक एक जबरदस्त धमाका होता है जिसने समंदर के पानी को हिलाकर रख दिया। ये वो धमाका था जिसने 1971 के युद्ध का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। तो चलिए अब इस रहस्य में और गहराई से उतरते हैं। ये कहानी है धोखे की, बहादुरी की और उस चीज की जिसे युद्ध का धुंध कहते हैं। तो इस पूरी कहानी के आप कह सकते हैं 2 मुख्य किरदार थे, 2 नौसैनिक दिग्गज। एक तरफ था भारत का गौरव, हमारा विमानवाहक पोत INS विक्रांत, जो पूर्वी पाकिस्तान की नाकेबंदी के लिए सबसे जरूरी था। और फिर उसका शिकारी, पाकिस्तान की PNS गाजी, जो अकेली ऐसी पनडुब्बी थी जिसके पास इतनी रेंज थी कि वो विक्रांत तक पहुंचकर उसे डुबो सके। पाकिस्तान का मिशन एकदम साफ था, कुछ भी हो जाए किसी भी कीमत पर विक्रांत को डुबोना है। और इस बेहद जरूरी मिशन के लिए उन्होंने अपने सबसे खतरनाक हथियार गाजी को मैदान में उतारा। अब जरा गाजी के बारे में जानते हैं। ये कोई आम पनडुब्बी नहीं थी तो ये अमेरिका की बनाई हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जमाने की, मतलब पुरानी थी। लेकिन इसकी जो रेंज थी ना, 11,000 नॉटिकल मील, मतलब करीब करीब 20,000 किलोमीटर। ये बात इसे बहुत ही ज्यादा खतरनाक बनाती थी। और यही वजह थी कि इतने बड़े, इतने जोखिम भरे मिशन के लिए इसे ही चुना गया। लेकिन भारतीय नौसेना भी चुप नहीं बैठी थी। उनके पास गाजी के इस खतरे से निपटने के लिए एक जबरदस्त प्लान था। एक ऐसा प्लान जिसे आज भी नौसैनिक इतिहास की सबसे चतुर चालों में से एक माना जाता है। ये शानदार प्लान था वाइस एडमिरल नीलकंठ कृष्णन का, और ये वाकई एक मास्टर स्ट्रोक था। देखिए कैसे सिर्फ 4 कदमों में गाजी को एक ऐसे जाल में फंसाया गया जिससे निकलना नामुमकिन था। पहला कदम, असली INS विक्रांत को भेज दिया गया दूर, अंडमान द्वीप समूह में सबकी नजरों से ओझल। दूसरा, एक पुराने जहाज INS राजपूत को विशाखापट्टनम के पास खड़ा कर दिया एक नकली विक्रांत बनाकर। तीसरा, राजपूत से लगातार भारी रेडियो सिग्नल भेजे गए ताकि दुश्मन को लगे कि कोई बहुत बड़ा जहाज वहां मौजूद है। और चौथा, जो कि बहुत चालाकी भरा कदम था, विशाखापट्टनम में भारी मात्रा में राशन का ऑर्डर दिया गया ताकि ये अफवाह फैले कि विक्रांत तो अभी भी बंदरगाह पर ही है। और ये चाल कमाल का काम कर गई। भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान का ये मैसेज इंटरसेप्ट किया जिसमें साफ लिखा था, खुफिया जानकारी के अनुसार विमानवाहक पोत विशाखापट्टनम बंदरगाह पर है। गाजी बिना कुछ जाने सीधे जाल की तरफ बढ़ रही थी। और बस यहीं पर कहानी अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर पहुंचती है। गाजी के डूबने को लेकर 2 बिल्कुल अलग अलग थ्योरीज हैं और इन पर आज तक बहस जारी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर गाजी डूबी कैसे? और यहीं पर कहानी में 2 अलग अलग मोड़ आते हैं। भारत का पक्ष क्या है? भारतीय नौसेना का कहना है कि 4 दिसंबर की आधी रात ठीक 12:15 पर INS राजपूत ने एक पनडुब्बी को डिटेक्ट किया और उस पर 2 डेप्थ चार्ज दाग दिए। ये पानी के नीचे फटने वाले बहुत शक्तिशाली बम होते हैं। और बस एक जोरदार धमाके के साथ गाजी का काम तमाम हो गया। लेकिन पाकिस्तान की कहानी बिल्कुल अलग है। उनका मानना है कि INS राजपूत के हमले से पहले ही गाजी या तो अपनी ही बिछाए किसी माइन से टकरा गई या फिर उसके अंदर ही कोई बड़ा धमाका हो गया। जब हम सबूतों को देखते हैं तो ये पहेली और भी उलझ जाती है। देखिए, एक तरफ तो गाजी के मलबे से एक घड़ी मिली जो ठीक 12:15 पर रुकी हुई थी। ये तो सीधे सीधे भारतीय दावे को सपोर्ट करता है ना। लेकिन दूसरी तरफ पनडुब्बी का जो ढांचा था वो अंदर से बाहर की तरफ फटा था। अब ये डेप्थ चार्ज से तो नहीं होता, ये इशारा करता है किसी अंदरूनी धमाके की तरफ। और तो और बाद में जब गाजी की लॉगबुक मिली तो उसमें लिखा था कि बैटरी से लगातार खतरनाक हाइड्रोजन गैस लीक हो रही थी। तो क्या ये एक हादसा था या हमला? या फिर एक और थ्योरी है कि वो राजपूत से बचने के लिए इतनी तेजी से नीचे गई कि सीधे समंदर के तल से जा टकराई। देखा, हर सबूत एक नया सवाल छोड़ जाता है। गाजी का डूबना महज एक पनडुब्बी का अंत नहीं था, नहीं, ये युद्ध का एक टर्निंग पॉइंट था। पूर्वी तट पर जो सबसे बड़ा खतरा था
वो अब खत्म हो चुका था और इसने भारतीय नौसेना को पश्चिमी मोर्चे पर एक बहुत बड़ा और साहसी कदम उठाने का मौका दे दिया। जैसे ही गाजी का खतरा हटा, भारतीय नौसेना ने अपना पूरा फोकस पश्चिमी मोर्चे पर यानी पाकिस्तान के दिल कराची पर लगा दिया। 4-5 दिसंबर की रात लॉन्च हुआ ऑपरेशन ट्राइडेंट, मिसाइल बोट्स का एक ऐसा हमला जिसने कराची बंदरगाह को हिलाकर रख दिया। पर भारतीय नौसेना यही नहीं रुकी। कुछ दिन बाद 8-9 दिसंबर को ऑपरेशन पाइथन से एक और जबरदस्त हमला किया गया जिसने पाकिस्तान की नौसेना की कमर ही तोड़ दी। हालांकि इस बड़ी जीत के बीच भारत को एक गहरा जख्म भी मिला। 9 दिसंबर को पाकिस्तान की पनडुब्बी PNS हंगौर ने भारतीय फ्रिगेट INS खुखरी को डुबो दिया। कराची पर इन हमलों का असर बहुत भयानक था। पाकिस्तान का विध्वंसक PNS खैबर डूब गया और PNS शाहजहां इतना बर्बाद हुआ कि उसे ठीक ही नहीं किया जा सका। एक माइनस्वीपर PNS मुहाफिज भी डूब गया। कराची का आधे से ज्यादा फ्यूल रिजर्व आग में जलकर खाक हो गया और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान का समुद्री व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया, जिसने उनकी पूरी युद्ध मशीनरी पर गहरा असर डाला। एक अंदाजे के मुताबिक भारतीय नौसेना के इन हमलों से पाकिस्तान को लगभग $3 अरब का आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। इससे पता चलता है कि ये नौसैनिक जीत कितनी बड़ी और रणनीतिक रूप से कितनी महत्वपूर्ण थी। लेकिन हर जीत की एक कीमत होती है। भारत को भी इस युद्ध में एक बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ा। INS खुखरी का डूबना भारत की सबसे बड़ी नौसैनिक क्षति थी, जिसमें हमारे 192 वीर नौसैनिकों ने अपनी जान गंवा दी। तो चलिए अब इस पूरी कहानी के अंतिम पड़ाव पर चलते हैं और समझते हैं कि इस युद्ध का नतीजा क्या निकला और इसने इतिहास पर क्या छाप छोड़ी। ये चार्ट इस नौसैनिक युद्ध की कहानी को बस कुछ आंकड़ों में बयां कर देता है। पाकिस्तान ने 7 से ज्यादा बड़े जहाज खोए, जिनमें 2 विध्वंसक और वो एक पनडुब्बी गाजी भी शामिल थी। दूसरी तरफ भारत ने एक बड़ा जहाज फ्रिगेट INS खुखरी खोया। आंकड़े सब कुछ साफ कर देते हैं। शायद इस जीत का सबसे बड़ा सबूत किसी भारतीय ने नहीं, बल्कि खुद पाकिस्तानी नौसेना के कमांडर रियर एडमिरल मोहम्मद शरीफ ने दिया था। जब उन्होंने सरेंडर किया तो उनके शब्द थे, आपकी नौसेना ने शानदार तरीके से लड़ाई लड़ी और हमें हर जगह घेर लिया था। और आखिर में 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसी के साथ युद्ध समाप्त हुआ और दुनिया के नक्शे पर एक नए देश बांग्लादेश का उदय हुआ। तो गाइस की ये कहानी हमें उसी चीज पर वापस ले आती है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी, युद्ध का धुंध। ये वो अनिश्चितता होती है जो जंग के मैदान में छा जाती है, जहां सच क्या है, झूठ क्या है, दुश्मन का अगला कदम क्या होगा, कुछ भी साफ नहीं होता। और यही बात हमें हमारे आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। युद्ध की इस धुंध में जहां सच और झूठ के बीच की लकीर मिट जाती है, क्या गाजी के डूबने की असली कहानी कभी सामने आ पाएगी, या फिर ये राज हमेशा हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में ही दफन रहेगा?